हेलो एवरीवन, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो भी आज की इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन पे मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये इस चैनल से पढ़ने में मदद मिल रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ, आप इस चैनल से होने वाले 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, 95+ मार्क्स ला सकते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो बच्चों, ये सब्सक्राइब एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, इनमें क्या होता है। और फिर तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं। और रासायनिक समीकरण में हम इसके नियम के बारे में भी जानेंगे कि इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक में रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की दिखाई गई हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं केवल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं ही पढ़ाऊँगा। तो वह मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी अभिक्रिया हैं उन्हें आप देख लीजिए। कभी आप कहो कि सर ये अभिक्रिया तो आपने पढ़ाई नहीं, ये तो हमारी बुक में है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट अभिक्रिया ही पढ़ाऊँगा। तो हमारी पहली इम्पोर्टेंट हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, सेकंड नंबर पर अपघटन अभिक्रिया, थर्ड नंबर पर वियोजन अभिक्रिया और फोर्थ नंबर पर विस्थापन अभिक्रिया, और बच्चों फिफ्थ नंबर पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, सिक्स नंबर पे ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बच्चों, अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी किताब में तो अपघटन और वियोजन अभिक्रिया दोनों एक साथ दिखाई हुई हैं, आप कैसे अलग अलग बता रहे हैं। तो बच्चों, आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, इस क्लास को पूरा देखें, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अपघटन और वियोजन अभिक्रिया में बहुत बड़ा अंतर होता है और एनसीईआरटी की बुक में यही गलती है कि ये दोनों एक साथ दे दी गई हैं। इस अंतर को मैं बताऊंगा, और यदि आप इस अंतर को नहीं जानते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी क्लास यह ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो पहले पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, तो पहले पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तक ही पढ़ेंगे। फिर और बाकी का सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, भाग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं।
वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हों। नए, यहाँ नए पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु का वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी हमारी समझ में नहीं आया, तो बच्चों मैं आपको इसे देसी भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपके पास कोई दो उत्पाद हैं, पहले नंबर पे है दूध, और दूसरा है नींबू। यदि आप दूध में नींबू डाल दोगे तो वह दूध फट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दही बनकर। ये एक अभिक्रिया हो गई। जब हमारे पास दो पदार्थ दूध और नींबू थे तो हमने उनको आपस में मिलाया, उनमें आपस में मिलकर एक रिएक्शन हुई, एक अभिक्रिया हुई, तो उस अभिक्रिया के चलते हमें दही प्राप्त हुई। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण के तौर पे कि मैग्नीशियम धातु को हमने हवा में जलाया, यानी कि वायु में जलाया। हवा मतलब वायु, वायु क्या होती है? O2, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम धातु हमारे पास है, पहला मैग्नीशियम धातु, हमारे पास क्या है बच्चों? मैग्नीशियम धातु। प्लस हवा में जलाया जा रहा है तो ऑक्सीजन यानी कि O2। इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो चूर्ण किसका प्राप्त होता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगी आपस में, मतलब कि धातु को इसे जलाया जाएगा ऑक्सीजन में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होगा। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा रासायनिक समीकरण। आपकी समझ में रासायनिक अभिक्रिया तो आ गई होंगी, और मैं एक छोटा सा उदाहरण और बता देता हूँ कि जब आप मार्केट से कोई लोहे का सामान लेके आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, और जब वो आपके घर रखा रहता है कुछ दिनों तक तो वह काला पड़ जाता है। तो उसमें एक रिएक्शन होती है जिसे हम भर्जन रिएक्शन कहते हैं, जिसके कारण वह काला पड़ जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम रासायनिक समीकरण को अच्छी तरीके से समझते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम इसे समझते हैं। इसमें लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना। अभी मैंने आपको मैग्नीशियम धातु का एक छोटा सा उदाहरण बताया था। जब उसे ऑक्सीजन में जलाया गया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो अब उसे हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर देंगे तो वह हो जाएगी एक रासायनिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस कागज़ पे समझा देता हूँ आपको। मैग्नीशियम यानी Mg, ऑक्सीजन का O2 हो ही जाएगा। तो इन दोनों में रिएक्शन हुई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम इसे संतुलित करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गई, मैग्नीशियम भी 2 हो गई। तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 2 कर देते हैं। तो ये हमारी समीकरण संतुलित भी हो गई है। ये हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जो मैंने अभी उदाहरण बताया था रासायनिक अभिक्रिया में, ये उसकी रासायनिक समीकरण हो गई। रासायनिक समीकरण इस तरीके से बनती है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी कि इस साइड के तीर के इस साइड के जो हमारे पदार्थ होंगे, इन दोनों ने भाग लिया है तो ये दोनों उत्पाद हैं, और ये हमारा अभिकारक बन के आया है। नहीं, ये अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद बन के आया है। ये हमारा मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्योंकि बच्चों Mg पे मैं बता देता हूँ आपको, हमारा Mg पे +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, इसीलिए हमारा MgO निकल के आया। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो अब हम रासायनिक समीकरण के नियम के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखे जाते हैं, इनके क्या क्या नियम होते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला नियम हो जाएगा, किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस चिन्ह लगाया जाता है। हमारे यदि कोई दो अभिकारक होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के बीच, ये हमारे दो अभिकारक हैं, तो इसीलिए इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया गया। यदि हमारा यहाँ कोई दूसरा उत्पाद भी निकल के आता तो उसके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता। तो आपको यह छोटी सी बात तो क्लियर हो गई होगी। अभिकारक, जब दो अभिकारक या उत्पाद हों तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए अब हम अपना सेकंड नियम देखते हैं। हमारा सेकंड नंबर पे नियम हो जाएगा, अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। तो बच्चों देखो, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें बाईं ओर अभिकारक है, ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ अभिकारक है, और राइट साइड यानी कि दाईं ओर उत्पाद है। ये आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, हमारा तीसरा नियम हो जाएगा, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अभी आपने देखा होगा, मैंने रिएक्शन दिखाई थी, इन अभिकारक और उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारा फोर्थ नियम जो हमारा ये फोर्थ नियम है, यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना।
यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारक के बीच यह तीर का निशान कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। देख लो सभी बच्चों, तीर का निशान कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों ओर से होती है। यह मतलब कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है हमारी, वह दोनों तरफ से होती है। इसका एक बढ़िया सा छोटा सा बेहतरीन सा उदाहरण हो जाएगा हमारा बर्फ से पानी। यदि आप बर्फ को गर्म करोगे तो पानी प्राप्त हो जाएगा। यदि आप पानी को ठंडा करोगे तो हमारा फिर से बर्फ प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यह हो जाएगी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि जो दोनों तरफ से होती हो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आपको अच्छे तरीके से रासायनिक समीकरण और उसके नियम समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपना देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया कैसे होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए हम संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसका उदाहरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसे थोड़ा इस तरीके से समझें। जैसे हमारा हो गया, यानी कि जैसे हमारे पास कोई ए उत्पाद है प्लस बी उत्पाद है। जब ये दोनों रिएक्शन करें तो केवल हमारे पास ए बी यानी कि एक ही उत्पाद हो। हमारे पास ए अभिकारक है प्लस बी अभिकारक है। जब ये दोनों रिएक्शन करें तो हमारे पास केवल एक ही उत्पाद प्राप्त हो, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम वाला ही। जैसे Mg प्लस O2, एक अभिकारक दूसरा अभिकारक मिलके हमारे पास एक उत्पाद प्राप्त होता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसे संतुलित करते हैं। ये संतुलित हो गई। तो इसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि पेपर में आप इनके नीचे इनके नाम नहीं लिख के आएंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो हम इनका नाम लिख देते हैं जल्दी से। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, इसका एक और उदाहरण हो जाएगा। ये हो जैसे हमारा एक उदाहरण हो जाएगा, एक हो गया हमारे पास कलवा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये है हमारा कलवा कार्बन, मिलके क्या बनाएगा O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप रोज छोड़ते हो।
तो हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा कलवा कार्बन। O2 हमारी ऑक्सीजन हो ही गई। और CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो ही जाती है। तो बच्चों, आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके आपने उदाहरण भी देख लिए। तो अब हम अपनी अगली अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के तरफ बढ़ते हैं। अपघटन अभिक्रिया को थोड़ा ठीक तरीके से समझते हैं। और हाँ, अपघटन और वियोजन अभिक्रिया में आपको अंतर भी बताया जाएगा, क्या अंतर होता है। आप खुद ही देख लेना और आप देखकर कहोगे कि हाँ, MK मैथ सॉल्यूशन वाले गुरुजी सही कह रहे थे कि अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर होता है। अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी अगली अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो हमारी अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश विद्युतीय या ऊष्मा द्वारा होती है। तो यह हमारी अपघटन अभिक्रिया जो होती है वह कुछ 3 प्रकार से होती है। यह प्रकाश से भी होती है, विद्युत से भी होती है और ऊष्मा से भी होती है। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी कि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, यानी कि जब कोई हमारा पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है या दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, हम इसके उदाहरण देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पर उदाहरण हो जाएगा CaCO3 यानी कि चूना पत्थर। CaO यानी कि जब हमारे चूना पत्थर को, ये बच्चों गर्म करने का निशान होता है, ये त्रिभुज जो है यह गर्म करने का निशान होता है। तो हमारा CaCO3 चूना पत्थर हो जाएगा। यह जब हम इसे गर्म करेंगे तो यह 2 पदार्थों में टूटेगा, 2 भागों में बटेगा। जब इस पे क्रिया की जाएगी या कोई बाहरी प्रभाव डाला जाएगा, CaO में टूटेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तीर का निशान जो ऊपर को होता है यह हमारा गैस का निशान होता है कि हाँ, इस अभिक्रिया से गैस निकल रही है। तो बच्चों, मैं आपको तीर इनके बारे में समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। जो हमारा ये निशान होता है मैं यहीं समझा देता हूँ जिससे कि आपके नोट्स में भी आ जाए। हमारा ये निशान गर्म करने का होता है, ये ऊपर को तीर का निशान गैस का होता है, नीचे को तीर का निशान अपक्षेप का होता है कि हाँ, हमें इस अभिक्रिया से अपक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो आपको ये निशान समझ में आ गए होंगे। तो हाँ बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस उदाहरण को हम क्या कहेंगे। तो
तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, हाँ इस उदाहरण को हम क्या कहेंगे। जो हमारा ये उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा ऊष्मा का, यानी कि ऊष्मा का उदाहरण हो जाएगा। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ये जो हमारी अभिक्रिया है ऊष्मा के कारण अपघटित हो रही है, यानी कि टूट रही है। तो यह है अभिक्रिया हमारी ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विद्युतीय अपघटन कैसे होता है ये जानते हैं। तो और हाँ बच्चों, ये हम इसके बारे में बता देते हैं क्या क्या होता है। CaO जो होता है वह बिना बुझा चूना होता है, और CaOH2 जो होता है वह बुझा हुआ चूना होता है, और CaCO3 जो होता है वह चूना पत्थर होता है। CaCO3 जो होता है वह चूना पत्थर होता है। और अब हम इसके बारे में जानते हैं 2H2O, ये हो जाएगा हमारा H2O, फिर हमारा इससे H2 निकलेगा और O2 निकलेगा, यानी कि इससे दोनों गैस निकलेंगी, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस। अब हम इसे संतुलित करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन इधर 2 निकल रहा है, तो इसे यहाँ 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ 2 और लगा देंगे तो यह है हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। और इस अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अपना तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा AgCl को सूर्य के प्रकाश, यानी कि AgCl पे सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो वह Ag प्लस Cl क्लोरीन Cl2 में टूट जाता है। तो अब हम इसे संतुलित करते हैं तो यह हमारा Cl2, यहाँ क्लोरीन 2 आ रहा है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो क्लोरीन तो बराबर हो जाएगा, लेकिन चांदी यहाँ हमारा 1 था, इसीलिए हम यहाँ भी 2 लगा देते हैं। हमारा चांदी फिर संतुलित हो जाएगा। इसे हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, इसे चांदी कहेंगे और इसे क्लोरीन। और इस पूरी अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में हो रही है। तो बच्चों आपको अपघटन अभिक्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। अब विस्थापन के बारे में समझिए, नहीं वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझिए। विस्थापन तो हमारा बाद की बात है, पहले हम वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, तो हम वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं ये किस तरीके से है। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, यानी कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ तक तो ये अपघटन अभिक्रिया के तरीके ही है, ये तो सेम ही है। तो ट्विस्ट कहानी में अब आएगा, कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। इस कहानी को अब देखिए। निर्माण तो करता है, परंतु बाहरी प्रभाव हटा लेने पर
यानी कि जब बाहरी प्रभाव हटेगा तो हमने अभी अपघटन में पढ़ा, यहाँ विद्युतीय बाहरी प्रभाव लग रहा है। यदि हम इस बाहरी प्रभाव को हटा लेंगे तो हमारी यह दोबारा से H2O प्राप्त नहीं होगा यहाँ। लेकिन इस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में, जो हमारा पदार्थ होगा वह बाहरी प्रभाव हटा लेने पर अपने मूल पदार्थ फिर बन जाता है, यानी कि अपनी मूल क्रिया को, मतलब कि आकृति को दोबारा ले लेगा। तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह फिर वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड कि जब अमोनियम क्लोराइड पर कोई बाहरी प्रभाव लगाया गया तो हमें प्राप्त हुआ अमोनिया गैस। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारा जो HCl होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हमारा HCl जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो बच्चे, हाँ, हमारा जब वह बाहरी प्रभाव हट जाएगा तो हमारा वह दोबारा से अमोनिया क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक प्रकार की गैस होती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये गैस होती है तो इसकी गंध किस तरीके की होती है, इसमें महक कैसी आती है? जो आप टॉयलेट करते हो जिस जगह पर, फिर टॉयलेट करने के कुछ देर बाद जो वहाँ से बदबू या महक आएगी वह अमोनियम क्लोराइड की आएगी, वह अमोनियम क्लोराइड होगा। तो अमोनियम क्लोराइड में कुछ इस तरीके की दुर्गंध आती है। आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। जब हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ हमने A ले लिया और उस पर कोई बाहरी प्रभाव लगाया तो उससे हमें B, यानी कि हमने कोई एक पदार्थ A भी ले लिया, जब हमने उस पर कोई बाहरी प्रभाव लगाया तो हमें A+B प्राप्त हो गया। और जब हमने वह बाहरी प्रभाव हटाया तो हमें दोबारा से AB प्राप्त हो गया। तो यह हमारी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और अपघटन अभिक्रिया में हमारा, जब हम बाहरी प्रभाव हटा लेते हैं तो हमारा दोबारा से पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो यही अंतर होता है वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया में। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वियोजन अभिक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम इस वीडियो के पार्ट 2 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, इसमें पढ़ाए हुए सभी की PDF नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल MK मैथ सॉल्यूशन पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें, जिस पर हमारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। धन्यवाद।